हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दोस्तों, ये प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक एज के बिहार बोर्ड की बुक्स हमने पढ़ी थी, उस पर बेस्ड बीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए थे वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं आपका एग्जाम बीपीएससी लेगा। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम की नीड को समझना और ये देखना कि हम किस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम को ले कौन रहा है। तो एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है तो क्वेश्चंस भी यही है कि बीपीएससी ही क्वेश्चंस बनाएगा और बीपीएससी के सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वही क्वेश्चंस उठाएगा जहाँ से जो उन्होंने प्रीवियस ईयर एग्जाम में कराए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने की कराए थे या फिर उनके एग्जाम में आए हैं, वो सारे मैंने इसमें इस चैप्टर के कवर किए हैं। इसमें ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक एज के जो चैप्टर है उनको कवर करेगा। तो बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इसी तरह की आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है एग्जाम से लेकर या किसी भी चीज़ से लेकर, पीडीएफ से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर मिलेगा। और प्रैक्टिस के लिए इसमें बिहार जो बीपीएससी शिक्षक बहाली है उसके लिए सामान्य अध्ययन के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक और जनरल साइंस लैंग्वेज के लिए भी प्रैक्टिस वर्कबुक आ चुकी है। तो प्रैक्टिस के करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा। इस बार आप लोग सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसी भी आदमी को परफेक्ट बनाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपके जो नेगेटिव करने के चांसेस है उतने ही ज़्यादा कम होंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए। इसको आप अपने आसपास के बुक स्टोर से भी बाय कर सकते हैं या फिर आप इसका लिंक आपको ऑनलाइन अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप 2 से 3 दिन में बाय करते हैं तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक से, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है एग्जाम जैसे में क्वेश्चन जैसे फ्रेम हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको नीड है कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े जहां पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस कराई जाती है। मॉक टेस्ट की वो भी काफ़ी किफ़ायती फी में, तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक पास में तो आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो पास प्रो में आपको 70,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम के लिए, री अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रो प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलता है। तो टेक्स्ट बुक पास में आपको ओनली सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और आप लोग समझ पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आप टेक्स्ट बुक पास तो लीजिए। तो कोड डिस्काउंट के लिए आप JJPY कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कृषि सबसे पहले हुई थी मेहरानगढ़ से, क्योंकि मेहरगढ़ में ही जो और गेहूं की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता है। 7000 से 500 ईसा पूर्व के मध्य मानव का बसाव क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नामक जिले में लुहार देव, यहाँ से 7000 से 9000 के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईस्वी पूर्व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो चावल के जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो यूपी के कोलडीवा शहर से प्राप्त होते हैं, यानी कि कोलडीवा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो कैलकोलिथिक युग उसको कहा जाता है जहां पर तांबे की खोज हुई थी। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी के 2000 में आए हुए हैं। तो ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथिक कहा जाता है। ताम्रपाषाण को कैलकोलिथिक कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर से बने उपकरणों का प्रचलन मिला, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ? तो 40 बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हड़प्पा में जब मिट्टी के बर्तन मिले थे तो उनका कलर था रेड, तो लाल धूसर कलर के बर्तन थे वो।
लाल अगर आपको ऑप्शन में नहीं आता तो आपको धूसर आएगा, तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चौक का 5 प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चौक का प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर बर्तनों को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक तो बिना डिजाइन के बर्तन, दूसरे डिजाइन वाले बर्तन। तो डिजाइन वाले जो बर्तन थे उनको मृदभांड कहा जाता था। मृदभांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग के हो जाते थे और लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। इन मृदभांडों का ऊपरी हिस्से को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ती है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। आधे ऐतिहासिक को प्रो हिस्टोरिक भी बोला जाता है। कई बार क्या है ना कि एग्जामिनर इंग्लिश का वर्ड भी दे देता है, तो इसको याद रखना, प्रो हिस्टोरिक एज आधे ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन काल के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 से 6000 बीसी का टाइम था, उन्हें आधे ऐतिहासिक माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था। सैंधव सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस टाइम की देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी, प्राकृत ये सब लैंग्वेज थी, तो पुराने जो साक्ष्य मिले हैं ना उनको पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनके लिखे हुए साक्ष्य हमारे पास है। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। पक्की ईंट से बनी इमारत। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो पक्की ईंट से बने हुए होते थे, और जो सड़कें थी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, और घरों के जो शेप थे वो थे रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार शेप में जो घर बने होते थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनके जो घर थे वो कैसे थे, ट्रायंगुलर थे या रेक्टेंगुलर थे, यानी कि आयताकार थे, त्रिकोणीय थे। तो आयताकार भी थे, त्रिकोणीय भी थे। अगर त्रिकोणीय ऑप्शन में आता है तो आयताकार नहीं आएगा, आयताकार आएगा तो त्रिकोणीय नहीं आएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर कस्बे निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, अन्नगार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम या मोर्टार द्वारा जोड़ा गया। तो हड़प्पा में तो आपको एच कब्रिस्तान मिलता है, और मोहनजोदड़ो में आपको विशाल स्नानागार और अन्नगार मिलता है। कौन हड़प्पा का बंदरगाह, यानी कि हड़प्पा में बंदरगाह हमें कहाँ मिला? तो 2011 में भी आया हुआ है और 2009 से 11 में दोनों टाइम पे आया हुआ है। तो हमें वो मिलता है लोथल में। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में है लोथल, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में है, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है वो है राखीगढ़ी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, क्योंकि हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा के हल, यानी कि टेराकोटा हल कहाँ से प्राप्त होते हैं? धोलावीरा जो कि गुजरात में है, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। तो सब टेराकोटा प्राप्त होते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनवाली से टेराकोटा के हल प्राप्त, यानी कि बनवाली इसका राइट आंसर है। और बनवाली की जो खोज थी वो आर एस बिष्ट ने की थी, आर एस बिष्ट, ये भी याद रखना। यहाँ पे मिट्टी के हल मिलते हैं, खिलौने मिलते हैं, और बैलगाड़ी के साक्ष्य भी बनवाली से ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना। आपकी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की बुक्स यहाँ साथ के साथ कवर हो जाएंगी। किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, यानी कि जुते हुए खेतों के निशान? ये 2020 का क्वेश्चन है, जो कि लेटेस्ट है। तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको तो थोड़ा सा अच्छे से रट लेना, क्योंकि वो तो पूछे ही जाएंगे। तो जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुते हुए खेत, यानी कालीबंगा से जुते हुए खेत मिलते हैं। लोथल में गोदीवाड़ा मिलता है, जिसको बंदरगाह बोलते हैं। गुजरात के धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चट्टानों वाला एक शिलालेख मिला।
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली। धोलावीरा को अभी यूनेस्को में भी ऐड किया गया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि करंट का क्वेश्चन है। धोलावीरा साइट है जो उसको यूनेस्को में ऐड किया गया है। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं, यानी कि जिन्होंने हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उनमें नहीं भाग लिया था। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। 13 से लेकर 15 में कंटिन्यूअस 3 बार आया है, तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोग जरूर कीजिए। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ जो कि हिस्टोरियन थे यानी कि इतिहास लिखने वाले थे, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। अब 1921 में तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं। उसके बाद आर डी बनर्जी करते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज, यानी कि राखलदास बनर्जी जिनको बोला जाता है। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान एस एन दीक्षित, अर्नेस्ट मेके, ओरेलिस्टिन, ए एस घोष, जेपी जोशी ने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद कला इतिहास के रूप में प्रसिद्ध थे। तो किसकी खोज कौन करता है, एक बार मैं आपको पॉइंट रिकॉल करा देती हूँ, पेज ऐड कर लेते हैं पेज। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं दयाराम साहनी। और हड़प्पा सभ्यता में आपको कब्रिस्तान मिलता है, खिलौने वाली गाड़ी मिलती है और अन्न के भंडार मिलते हैं, ये पॉइंट याद रखना। फिर आता है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं राखलदास बनर्जी, जो कि पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, ये भी याद रखना। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती है। विशाल स्नानागार मिलता है, अन्न के भंडार मिलते हैं, दाढ़ी वाले पुजारी मिलते हैं और एक कांसे की बनी हुई डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिलती है, तो ये सब मिलता है। उसके बाद आता है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में, ये भी याद रखना। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव इसकी खोज करते हैं। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे है, तो यहाँ पर आपको मिलता है गोदीवाड़ा और बंदरगाह मिलता है, बंदरगाह। और चावल व बाजरे के साक्ष्य भी यहाँ पे लोथल में मिलते हैं। चावल को सबसे पहले कोल्डिवा में खोजा गया था, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले, तो आएगा कोल्डिवा, लेकिन चावल के साक्ष्य लोथल से भी मिलते हैं। उसके बाद आता है आपका चांदूड़ो। चांदूड़ो, चांदूड़ो ये भी पाकिस्तान में है। इसकी खोज करते हैं अर्नस्ट मेके। अर्नस्ट मेके इसकी खोज करते हैं और ये सिंधु घाटी, सिंधु के पास है, यानी कि इसमें यहाँ पे मिलते हैं मन के बनाने के कारखाने, यानी कि जो गहने वगैरह बनाते हैं ना उनका कारखाना मिलता है। ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट है, लिपस्टिक मिलती है। उसके बाद मछलियों के मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं, मुद्राएं मिलती है, काजल, पाउडर, ब्यूटी के जितने भी आते हैं ना वो चांदूड़ो में मिलते हैं। उसके बाद कालीबंगा आ जाता है। कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज करते हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इसकी खोज करते हैं। ये भी याद रखना, कालीबंगा से ही आपको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि हवन कुंड मिलता है, चूड़ियां मिलती है, क्योंकि राजस्थान में चूड़ियां सबसे ज्यादा फेमस है, इसलिए इससे भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद आती है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है ना वो राखी गढ़ी ही कही जाती है। इसकी खोज की थी सूरजभान ने। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना। फिर आ जाता है कोटजी। कोटजी में आपको, कोटजी आपकी पाकिस्तान में है, सिंधु के पास, कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। फिर आ जाती है आपकी बनवाली। बनवाली हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में। इसकी खोज करते हैं आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट बोला जाता है। मिट्टी के हल मिलते हैं आपको बनवाली में।
जो कि सबसे ज्यादा खेती हरियाणा में होती है। फिर आ जाता है रोपड़, रोपड़ जो कि पंजाब में है। ये इसकी खोज करते हैं यज्ञदत्त शर्मा। इतना ही आप लोग याद रखिए, सिंधु घाटी में आप लोगों का कवर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, बोगजोई का महत्व इसलिए है, ये 1994 में आया हुआ है, क्योंकि बोगजोई क्या है, वहां जहाँ पर अभिलेख प्राप्त होते हैं और देवी देवताओं का वर्णन मिलता है उसको कहते हैं बोगजोई। बोगजोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी से पूर्व कुछ अभिलेख मिले। इस अभिलेख में राजाओं का उल्लेख किया गया है जिसके नाम आर्य जैसे जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के इंद्र, मित्र, वरुण नाम सत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। तो वैदिक के टाइम पे आर्य ईरान से होकर आए थे, ये बात बताने वाले थे मैक्स मूलर। आर्यन मध्य एशिया से आए थे, ये बात मैक्स मूलर ने कही थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था पोरुषनी रिवर पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध जिसे कहते हैं, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया, यानी कि 10 राजा के संघ को हराते हैं भरतों के राजा सुदास। संघ में जो उनके जन थे वो थे अन, दुहु, यदु, पुरु, तुर्वसु, 5 लघु जनजातियों का समूह एक संघ को हराता है। इन संघ में आर्यों ने जन की जो 5 जनजाति थी, ये 5 लघु जनजातियों का समूह था जिसमें पुरोहित विश्वामित्र थे, यानी कि इन जनजातियों के जो पुरोहित थे उनको गाइड करने वाले थे वो थे विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना करने वाले भी विश्वामित्र ही थे, तो ये भी याद रखना यहाँ से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है, सोम को समर्पित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 114 मंत्र है 9वें मंडल में। और सोम का आर्यों का मुख्य पेय है, यानी कि सोम बोलते हैं मदिरा शराब को बोला जाता है, तो जिसे मंजूवत पर्वतों से प्राप्त किया। ऋग्वेद में 10वें मंडल में चारों वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख है, यानी कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का उसमें 4 वर्ण बताए गए थे। तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। पे पर नामकृत देवता, यानी कि पे पर नामकृत जो वो अब मुझे याद नहीं आ रहा, समुद्र मंथन के टाइम पे जो निकलता है मदिरा वगैरह, उसी के बारे में बात होती है। तो ये 1995 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 15, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद के 3वें मंडल में गायत्री मंत्र की बात होती है और ये सावित्री को समर्पित है। यहाँ से थोड़ा इतना पॉइंट याद रखना, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र है, ये 3रे मंडल में वर्णित है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत 16 ने प्रतिपादन के? परमाणु सिद्धांत 16 को देने वाले कौन से भारतीय दर्शन थे? तो वैशेषिक थे। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है, महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ये था आपका वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब रिकमेंडेशन में भेजेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और अभी मेरा प्लान है कि आपको डेली जो बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए उनको कराया जाए। अगर आप लोगों को सीरीज अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जितना लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि लाइक में आप लोगों को कुछ नहीं जाता, एटलीस्ट थोड़ा तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं सही कंटेंट दे रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।